हरे कृष्णा, वेलकम टू अर चैनल द वे ऑफ लॉ। तो आज हम लोग यूनिट 2 पढ़ेंगे। तो यूनिट 1 हम लोग का खत्म हो चुका था, उसमें कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लेना। यूनिट 2 स्टार्ट करता है कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कौन है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट? तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में मैंने आपको चार्ट जैसा बनाया था कि सबसे पहले क्या होता है, एक पार्टी प्रपोजल करती है, दूसरी पार्टी उसे एक्सेप्ट करती है, एक्सेप्टेंस होता है, फिर ये प्रॉमिस बनता है, फिर ये जो प्रॉमिस होता है उसमें कंसिडरेशन होता है। कंसिडरेशन होता है तो वो क्या होता है, अगर आपको पहली यूनिट का याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मतलब अगर आपको ये फ्लो पता होना चाहिए, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। कंसिडरेशन होना चाहिए। अब जब कंसिडरेशन होता है तो उसमें तो फाइनली क्या बनता है, अग्रीमेंट। अब अग्रीमेंट में जब सेक्शन 10 की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती हैं तब वो जाके क्या बनता है, हमारा फाइनली कॉन्ट्रैक्ट। तो यही जब अगर हम लोग सेक्शन 10 पढ़ें, तो सेक्शन 10 अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स दे रखे हैं कि कौन से अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे। मैंने बोला ना कि अग्रीमेंट जो कि सेक्शन 10 की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है उसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो सेक्शन 10 हमें बेसिकली वो चीजें बताता है जो कि एक अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट कहती है। तो क्या क्या वो चीजें हैं? सबसे पहली चीज तो पार्टीज का फ्री कंसेंट होना चाहिए। फ्री कंसेंट अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, इस वीडियो के बाद पढ़ेंगे। दूसरा क्या, पार्टीज जो होती है कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। यही जो कॉम्पिटेंसी है ना, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ये हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारा सेक्शन 11 में दे रखा है। उसके बाद दूसरा रिक्वायरमेंट जो है, दूसरा बेसिकली 4-5 रिक्वायरमेंट्स है। टू बी स्पेसिफिक हमारे पास 4 रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। तीसरा हमारे पास कोई लॉफुल कंसिडरेशन या लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है, पहली वीडियो में बता दिया था। लॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और अगला चीज ये है कि वो किसी लॉ के थ्रू एक्सप्रेसली वॉइड ना डिक्लेयर्ड हुआ हो। ये भी हम लोग, ये यूनिट 2 का हमारा लास्ट टॉपिक है, नॉट डिक्लेयर्ड एक्सप्रेसली वॉइड। इसके अंदर आप लोग सेक्शन 24 से लेकर 30 तक है ना कि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, मैरिज, वो सब वॉइड होता है। तो ये सारी चीजें हमारी ये इस वीडियो के बाद इसके बाद जाएगी, उसके बाद में पढ़ेंगे। तो 4 चीजें हैं इसमें। तो अभी इस वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग फ्री कंसेंट अगली वीडियो में, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। तो कौन होता है कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट? यहाँ पे अगर हम लोग देखें सेक्शन 11 के हिसाब से 3 चीजें हैं जो कि बताती है कि कौन सी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट है। पहला, वो मेजर होना चाहिए। दूसरा, वो साउंड माइंड का होना चाहिए। तीसरा, वो किसी लॉ के थ्रू डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए, मतलब किसी लॉ में उसके ऊपर पाबंदी या उसके ऊपर रोक नहीं होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। मैं इसका भी एग्जाम्पल दूंगी, एक एक करके इसको पढ़ेंगे। बेसिकली तीनों चीजों के पीछे का अगर हम लोग पढ़े तो प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल यही है ना कि जो पार्टीज हैं वो मेच्योर इनफ हो। जैसे मेजोरिटी की बात कर रहे हैं, साउंड माइंड की बात कर रहे हैं, तो इन दो का बेसिकली पर्पस ये है कि जो पार्टीज हैं वो मेच्योर इनफ हो, वो समझे कि वो क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन अराइज हो सकता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, उनके अंदर समझने बूझने की शक्ति होनी चाहिए। अगर वो नहीं समझ सकते तो मतलब अगर सपोज कोई छोटा बच्चा तो नहीं समझ सकता ना, तो हम उसे बाउंड थोड़ी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली पार्ट मेक श्योर करता है कि जो भी इंसान कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है उसे अपनी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस के बारे में आइडिया है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे माइनर के साथ जो अग्रीमेंट होता है। तो माइनर कौन है, मेजर कौन है? इंडियन मेजोरिटी एक्ट हम लोग 1875 देखेंगे तो इसमें बोलते हैं कि माइनर वो है जो कि जिसने 18 ईयर्स कंप्लीट नहीं किया, मतलब 18 ईयर्स जो है हमारा वो मेजोरिटी एज की बात करता है। अगर हम लोग अपना सेक्शन 11 देखेंगे और या फिर सेक्शन 11 एक चीज उसमें देखना, वो ये नहीं बताता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड है या वॉइडेबल है, ये नहीं बताएगा। तो बेसिकली माइनर के साथ जो अग्रीमेंट है उसे समझाने के लिए बहुत ही लैंडमार्क केस है मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मदास कोश। इसमें क्या हुआ था, आप इसको रीड करना, एक एक चीज जो है ना इसमें रीड करना। इसमें जो क्वेश्चन है बेसिकली जो उठाता है कि जो माइनर का अग्रीमेंट है, अच्छा एक हम आगे जाएं उससे पहले मैं एक चीज बता देती हूँ। माइनर के साथ ना अग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, क्योंकि आप लोगों ने अभी जस्ट अभी ऊपर आप लोगों ने क्या पढ़ा कि जो पर्सन होना चाहिए वो मेजर होना चाहिए, राइट। चलो छोड़ो, उससे ऊपर देखो, उससे ऊपर आप लोगों ने क्या पढ़ा, उससे ऊपर आपने पढ़ा कि अग्रीमेंट जो कि सेक्शन 10 की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है,
राइट। आप लोगों ने पढ़ा कि एग्रीमेंट जो कि सेक्शन 10 की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है। अब सेक्शन 10 क्या कहता है? सेक्शन 10 ये कहता है कि वो मेजर होना चाहिए। तो यानी कि जो माइनर होता है, माइनर के साथ तो हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं है। वो क्या है? वो जस्ट एक मेयर अग्रीमेंट है। तो इस वजह से कभी भी आप एग्जाम में मत लिखना कि कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर। कॉन्ट्रैक्ट और माइनर ये शब्द साथ में नहीं जाते हैं। इंस्टेड आप लिखना कि अग्रीमेंट विथ माइनर इज वॉइड। ये बहुत स्टूपिड मिस्टेक मानी जाती है लॉ में, बट हम लोग यूज करते हैं। समझने के लिए आप यूज करो, इट्स ओके, बट ध्यान रखना कि माइनर के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं ना। वॉइड तो तब होगा जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। भैया कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना, अग्रीमेंट के बाद जो रिक्वायरमेंट होती है सेक्शन 10 की वो तो फुलफिल ही नहीं हुई ना। कॉन्ट्रैक्ट का रिक्वायरमेंट फुलफिल ही नहीं हुआ तो मैं उसे कॉन्ट्रैक्ट का दर्जा कैसे दूं? तो क्या है? इट्स जस्ट अ मेयर अग्रीमेंट। समझ आया? मैंने इसे इतना एम्फेसिस देके बताया क्योंकि अभी भी मैं देखती हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने लॉ भी कंप्लीट कर लिया बट वो डिफरेंस नहीं बता पाते। अगर ठीक से नहीं पढ़ोगे तो नहीं बता पाओगे ना। तो पहली चीज ये है कि जो माइनर के साथ अग्रीमेंट है वो वॉइड है या वॉइडेबल है। ये इस चीज को बेसिकली डिसाइड किया गया था हमारा मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष के केस में। तो इसमें जो हमारा क्या कहते हैं कि क्या हुआ था, केस को ध्यान से सुनना। इसमें एक छोटा बच्चा था, है ना, जो छोटा बच्चा था मतलब माइनर था, छोटा बच्चा कह रही हूँ, ये जस्ट अंडरस्टैंड। धर्मदास घोष एक माइनर था। उसने क्या किया ना, मॉर्गेज करके उसने कुछ पैसे लोन पे लिए ब्रह्मोदत्त से। उसने कुछ पैसे जो है लोन पे लिए। अब जो था ब्रह्मोदत्त, जो भी उसका एजेंट वगैरह था, उसको पता था कि ये धर्मदास घोष है, ये माइनर है, और इसने ना झूठ झूठ दिखा के कि मेजर है। धर्मदास घोष ने झूठ बोला, उसने बोला कि मैं मेजर हूँ, और अग्रीमेंट कर लेता है। मतलब उसे लोन चाहिए होता है, पैसे चाहिए होते हैं, तो वो लोन मतलब वो मॉर्गेज कर देता है कुछ, है ना, मॉर्गेज कर देता है। और क्या करता है कि वो पैसे ले लेता है ब्रह्मोदत्त से। ब्रह्मोदत्त के एजेंट को पता था कि ये जो ये है, ये माइनर है, मेजर नहीं है, और उसने झूठ दिखाया। अब क्या हुआ कि जो धर्मदास घोष की मदर थी, मदर सर स्मार्ट है ना, वो ये बात सामने बोलती हैं। आप प्लीज इसको रीड करते रहना, मैं स्क्रॉल भी करती रहती हूँ, मैं आपको ऐसे समझा रही हूँ। तो बेसिकली जो उनकी मदर था उसका ये कहना था कि जो माइनर के साथ जो अग्रीमेंट है ये कैसे होगा, क्योंकि वो तो माइनर था ना, माइनर के साथ तो नहीं हो सकता कॉन्ट्रैक्ट। तो जो यहाँ पे ब्रह्मोदत्त था उसके तरफ से 3 आर्ग्यूमेंट्स थे। 3 आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या था? पहला आर्ग्यूमेंट ये था कि इसको जो है वॉइडेबल कहिए, वॉइड मत कहिए। पहली चीज यही कही। दूसरा ये कहा कि प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल लगना चाहिए। मतलब अगर उसने अपने आप को मेजर रिप्रेजेंट किया है, धर्मदास घोष ने खुद को मेजर रिप्रेजेंट किया है, तो उसे अब वो स्टॉप्ड है। वो ये नहीं कह सकता कि अरे मैं तो माइनर था, उसने खुद को मेजर दिखाया तो उसे मानना पड़ेगा कि मेजर है। फिर तीसरी चीज ये बोलता है कि अगर मॉर्गेज डीड एनफोर्स नहीं किया जा सकता है, मतलब माइनर ने क्या किया था, मॉर्गेज डीड साइन किया था, है ना, और पैसे लिए थे मॉर्गेज डीड पे, तो उसने ये बात बोली कि चलो मॉर्गेज डीड नहीं एनफोर्स हो सकता तो मेरे को मेरा पैसा वापस दे दो। सेक्शन 64 जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसके मुताबिक मेरे को पैसा वापस कर दो। तो कोर्ट के अब ऑब्जर्वेशन देखना, आप लोग प्लीज इसे रीड कर लेना। अगर आप लोगों को क्या कहते हैं कि इसका पीडीएफ वगैरह चाहिए तो एक डेडिकेटेड हम लोग का व्हाट्सएप चैनल है, वहां उस पे आप कनेक्ट कर सकते हो, या फिर इंस्टा पे आप डीएम कर सकते हो, सो आई कैन प्रोवाइड यू विद दैट। ओके, तो यहाँ पे कोर्ट ने ये बोला कि जो माइनर के साथ अग्रीमेंट है वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो अग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो है, क्योंकि पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं ना। वॉइड एब इनिशियो मतलब क्या है कि वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरुआत से ही वो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, तो मैं कैसे कह दूं कि वॉइडेबल है? समझ रहे हो? मैं अगर मुझे लाइन बोलना है कि कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, तो इसका मतलब पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए ना, बट यहाँ तो कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, पहले इंस्टेंस पे कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, वो अभी भी अग्रीमेंट है और सेक्शन 10 के रिक्वायरमेंट्स को नहीं फुलफिल कर रहा है। पहली चीज ये वॉइडेबल नहीं होगा, इट्स वॉइड एब इनिशियो। दूसरा, अगर हम लोग बात करें एस्टॉपल का, तो पहले के टाइम में क्या था, पहले के टाइम में जो था हमारे पास इतना सब कुछ लिखा हुआ, इतना प्रॉपर लॉ वगैरह नहीं था, करेक्ट। तो हम लोग जस्टिस, इक्विटी, गुड कॉन्शियंस, इन सब के प्रिंसिपल पे चीजों को डिसाइड करते थे, तो उसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स थे। तो यहाँ पे जो अगर हम जिसकी बात कर रहे हैं ना, किस चीज की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एस्टॉपल की, तो एस्टॉपल भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जो एस्टॉपल है वो लॉ के अगेंस्ट नहीं लगता। अगर लॉ में मना है वो चीज, तो एस्टॉपल वहां पे काम नहीं करेगा। ठीक है, अगली चीज। और अगला अगर हम लोग बात करें कि माइनर के केस में रेटिफिकेशन की, कि मतलब चलो अब तो मेजर हो गया, मान लो जिस टाइम उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था तब वो माइनर था,
धर्मदास घोष। अच्छा एक बात ध्यान रखना, वैसे मैंने पार्टीज का नाम ठीक ही बोला बट फिर भी आप अपनी तरफ से चेक कर लेना, बस मेन क्रक्स समझना, ये सब नहीं पूछा जाएगा कि बताओ इसमें से माइनर कौन था, ये सब क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, है ना। तो बस आप जो है क्रक्स पे ध्यान दो। हो सकता है मैंने गलती से इधर उधर पार्टी का नाम ले लिया बट मेन क्रक्स पे ध्यान दो। यहाँ पे उसके बाद क्या कहते हैं कि जो माइनर है अब वो मेजर हो चुका है, जब केस फाइल हो रहा है मेजर हो चुका है, तो वो रेटिफाई नहीं कर सकता है। मतलब जब वो माइनर था अपने उस एक्ट को रेटिफाई नहीं कर सकता है। रीजन बीइंग क्योंकि लॉ में पहले ही मना कर दिया, वो स्टार्टिंग से वॉइड एब इनिशियो था, तो रेटिफिकेशन भी अलाउड नहीं है। रेटिफिकेशन मतलब क्या होता है, आई होप आप लोग को क्लियर है। रेटिफिकेशन मतलब क्या होता है कि पीछे की डेट में जाके चीजों को एक्सेप्ट करना। पहले माइनर था बट अब वो मेजर हो चुका है, तो उसे कहा जाए कि वो अपने माइनॉरिटी में जो उसने काम किया उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। अगली चीज है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात करते हैं। रेस्टिट्यूशन मतलब जो भी बेनिफिट माइनर ने लिया है उसको वापस करना। तो माइनर के अग्रीमेंट में डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन भी नहीं लगता। तो सबसे पहले से डिस्कस गया था मोहिरी बीबी के केस में, और यहाँ पे बोला गया कि सेक्शन 64 और जो 65 हम पढ़ रहे हैं ना, उसके अंदर जो है किसी भी तरीके का रेस्टिट्यूशन नहीं दिया जा सकता है। मतलब जो भी बेनिफिट माइनर ने लिया है हम लोग वापस नहीं कर सकते। रीजन बीइंग सेक्शन 64 और 65 ये मान के चलता है कि कॉन्ट्रैक्ट है, वो उस केस में लगता है जब कॉन्ट्रैक्ट पहले होता है। लेकिन यहाँ पे तो शुरुआत में ही कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था ना, जब किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था तो रेस्टिट्यूशन की बात कहाँ से आएगी। सेक्शन 64 और 65 इसे आप लोग रीड करना, पिक्चर में तब आएगा जब पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट हो। अरे भैया जब यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो कैसे पिक्चर में आएगा। सेक्शन 64 और 65 का तो कोई यहाँ पे बात ही नहीं बनता है। आई होप आप लोग को समझ आ रहा है। तो ये था बेसिकली हमारा किसका, उससे रिलेटेड था जो कि माइनर है। अब आपने एक चीज देखी, जो हमारा सेक्शन 11 था वो जो माइनर के बारे में बता रहा था, यहाँ पे ये नहीं बताया था कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वॉइड होगा या वॉइडेबल होगा, वो हमें केस के थ्रू पता चला। करेक्ट। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ये सेक्शन 12 में है। तो जो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड होता है उससे भी अगर हम, साउंड माइंड का मतलब क्या होता है, पहले साउंड माइंड का मतलब समझो। साउंड माइंड का मतलब ये होता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को देख रहा है तो समझ सकता है कि क्या है कॉन्ट्रैक्ट, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं। मतलब उसकी सूझबूझ है, बेवकूफ नहीं है, उसे पता है कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसे पता है क्या फायदा है क्या नुकसान है। जिस बेचारे इंसान को पता ही नहीं, मैं उसे बाउंड क्यों करूंगी। तो अगर कोई पर्सन है जो कि अनसाउंड माइंड का है बट कभी कभी वो साउंड माइंड का हो जाता है, मतलब कभी कभी उसकी बुद्धि ठीक रहती है, तब वो उस समय कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जब वो साउंड माइंड का है, मतलब जब उसके अंदर समझने बूझने की शक्ति है। कोई ऐसा इंसान जो कि नॉर्मली साउंड माइंड का है बट कभी कभी अनसाउंड माइंड का हो जाता है, तो उस समय कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता जब वो अनसाउंड माइंड का है। तो कहने का मतलब है हमें इससे फर्क नहीं पड़ता अनसाउंड है साउंड है, बस ये है जिस टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट करे तब वो साउंड माइंड का होना चाहिए, बाकी कोई। ये हमारा इंडियन लॉ। अगर हम लोग इंग्लिश लॉ की बात करें तो इंग्लिश लॉ जो है यहाँ पे ये कहता है कि जो हमारा अग्रीमेंट, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट होता है अनसाउंड माइंड वाले इंसान के साथ, वो कैसा होता है, वो वॉइडेबल होता है। इंडिया में तो अनसाउंड माइंड वाले के साथ वॉइड होगा, लेकिन इंग्लिश लॉ में क्या है, इंग्लिश लॉ में वो होता है वॉइडेबल। मतलब अगर सपोज कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन है, वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है और वो कोर्ट को बता देता है उस टाइम, अगर वो प्रूफ दे, वैसे तो उसे हम वैलिड मानेंगे, लेकिन अगर वो जो पर्सन रहता है अनसाउंड माइंड का, जो अनसाउंड माइंड का इंसान है, वो जाके कोर्ट में बात बोल देता है कि मैं उस समय समझ बूझ नहीं पाया कि ये क्या है कॉन्ट्रैक्ट, मुझे इसका कॉन्सिक्वेंस नहीं पता चल पाया, मेरा क्या फायदा है, मेरा क्या नुकसान है, मैं समझ नहीं पाया, तो ऐसे में कोर्ट क्या करते हैं, उसे वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। वैसे वरना क्या है, अगर इंग्लिश लॉ में अनसाउंड माइंड का कोई पर्सन उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो वॉइडेबल होता है। समझ आया। चलो आगे चलते हैं। लास्ट है हमारा डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ किसे कहते हैं, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ मतलब लॉ ने ही उसे स्पेसिफिकली उस इंसान को मना कर रखा है। लॉ में मना है कि ये जो है ये इनकॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अब आप बोलोगे लॉ में ऐसा क्या लिखा रहता है। हाँ, जैसे एक एग्जांपल देते हैं, अगर आप लोग इंडियन फॉरेस्ट एक्ट का सेक्शन 75 पढ़ोगे, किसका, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट का, पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रही हूँ, ये नहीं कि जाके पढ़ रहे हो कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के, अभी कॉन्ट्रैक्ट ही पढ़ो, ठीक है। तो सेक्शन 75 जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट का, वो ये कहता है कि जो भी फॉरेस्ट ऑफिसर है, फॉरेस्ट का कोई भी प्रोड्यूस होता है, जो टिम्बर वगैरह ये सब होता है ना, तो उसमें वो डीलिंग्स नहीं कर सकता है। समझ आई बात।
क्या समझ आया? मतलब ये समझ आया कि जैसे फॉरेस्ट की जो भी चीज़ें होती है ना, टिम्बर वगैरह, इन सब का टेंडर वगैरह, ये सब चीज़ें होती रहती हैं, उसका ट्रेडिंग वगैरह ये होता रहता है, तो वहाँ पे फॉरेस्ट ऑफिसर को मनाही रहती है, फॉरेस्ट ऑफिसर नहीं एंटर कर सकता। जो भी फॉरेस्ट का प्रोड्यूस निकलता है, उसमें फॉरेस्ट ऑफिसर जो है उस ट्रेड में एंटर नहीं कर सकता है, उसे मना किया गया लॉ के थ्रू, सेक्शन 75 में चीज़ लिखी गई है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट मैंने जस्ट आपको एक एग्जाम्पल दिया। तो ऐसे सिचुएशन में भी हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो क्या होगा, वॉइड होगा। तो हम लोगों ने शुरुआत में चीज़ देखी थी, मतलब सेक्शन 10 की रिक्वायरमेंट्स पढ़ी थी, राइट। सेक्शन 10 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्री कंसेंट होना चाहिए, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, नॉट एक्सप्रेसली वॉइड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया और यहाँ पे हमारा सेक्शन 12 खत्म हो जाता है। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्री कंसेंट के बारे में, कंसेंट के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉड, कोएर्शन, मिसरिप्रेजेंटेशन, ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक, ये सारी चीज़ें। सो आई होप इट इज क्लियर। इफ देयर इज एनी डाउट डू मेंशन द कमेंट बॉक्स, आई ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।